हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस हब में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें हम। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्य को पढ़ के हमें 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर इसी गद्य में से देने हैं। तो गद्य जो है ये है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग की भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा ना दे। इसमें पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, इसमें अधर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो इसका सही आंसर होगा अपनी समृद्धि, वह अपनी समृद्धि को खो देता है। आगे देखते हैं, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्राभिमान, इसका सही शीर्षक राष्ट्राभिमान होगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान किस लिए होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देश की भाषा के लिए। आगे देखते हैं, देशभक्ति प्रेरित करती है, किसके लिए प्रेरित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौचित्य का निवारण करने के लिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी जिसकी है वो है ऊधम की, ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला देखते हैं, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, वाक्य में अशुद्धि है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वचन संबंधी इसमें अशुद्धि है। अगला देखते हैं, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। अगला देखते हैं, विद्वान शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीवन शब्द में समास है, आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। आगे देखते हैं, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्षणिक शब्द का विलोम है, क्षणिक शब्द का विलोम जो है वो शाश्वत है। आगे देखते हैं, थोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, थोड़ा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम, न्यून, अल्प ये सब थोड़े के पर्यायवाची हैं, वित्त इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। आगे देखते हैं, घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका हो जाएगा घोटक, घोटक जो है घोड़ा का तत्सम है। आगे देखते हैं, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यर्थ आडंबर करना। अगला देखते हैं, प्रतिहार का पर्यायवाची है, प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वारपाल। आगे देखते हैं, कलेजा मुंह में आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घबरा जाना। आगे देखते हैं, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, तो एक शब्द में इस वाक्य को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदि भौतिक। आगे देखते हैं, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, योजक, विपरीत अर्थों वाले शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं,
18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75%। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और इसमें पूछा है कि 18 कैरेट सोने का सोने में शुद्ध कितना सोना होता है। तो इसमें हम 18 इंटू 100 करेंगे और अपॉन 24, क्योंकि शुद्ध 24 है, इसको सॉल्व करने पे 75 आ जाएगा। आगे देखते हैं। 1440 में 30% के 12.5% का मान कितना होगा? तो इसमें 1440 का 30% और 12.5%। तो इसमें 2% निकालने हैं, तो 2 बार हम 100 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा सही आंसर जो है वो आएगा 54%। 54 इसका मान होगा। आगे देखते हैं। ए, बी तथा सी का औसत 9 है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका औसत कितना दिया है? 9। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27, 27 इसको यहाँ ले जाएंगे। फिर दिया है बी तथा सी का औसत 10 है, बी प्लस सी 10, तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 20। तो दिया है ए का मान निकालना है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी में हम बी प्लस सी की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे 20, तो आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगा 27 माइनस 20, तो 7। इसका सही आंसर होगा 7। आगे देखते हैं। भिन्न 2/3, 4/7 और 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें 2/3 जो है इसकी वैल्यू होगी 2/3, इसकी वैल्यू होगी 0.66 अप्रॉक्स। 4/7 की वैल्यू जो है ये आएगी 0.57 लगभग, और 5/8 की जो वैल्यू है ये आएगी 0.62। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा बाद में आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले 4/7 0.57 है, फिर 5/8 0.62 और 2/3 बड़ी होगी, ये 0.66 है वैल्यू। आगे देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1/5। आगे देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 44% वृद्धि होगी उसमें। आगे देखते हैं। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या क्या हो? इसमें जो है मान लिया जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या जो दिया है वो x का 25 दिया है, तो x इंटू 25/100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x/4 सॉल्व करने पे। तो इसमें दिया है फिर आगे बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो 12 अधिक का मतलब x माइनस x/4 इज इक्वल्स टू 12, मतलब इसमें से बड़ी से इतना घटाएंगे तो ये फिर आ जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 16 आएगी। इसको सॉल्व करने पे आप 16 आएगी। यहाँ पे 4x माइनस x/4 इज इक्वल्स टू 12। अब 4x में से x गया तो 3x इज इक्वल्स टू 12 चौक 48, तो x इज इक्वल्स टू 3 छक 18, 16 आ गई। आगे देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो 13वीं संख्या इसमें ज्ञात करनी है। हमें
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 आएगा। अगला देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, तो भिन्न का अंश होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 होगा। आगे देखते हैं। रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात करना है। औसत भार ज्ञात करना है तो औसत भार के लिए तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे। इन तीनों का एडिशन और अपॉन 3 करने पे हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 29.5 kg आएगा। आगे देखते हैं। एक रेडियो सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो मूल्य इंटू बिक्री इक्वल्स टू आय होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 16% की कमी होगी उसे। आगे देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी है? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 37 वर्ष है कोच की उम्र। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसको बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भाग देके तभी पॉइंट में हम आंसर निकाल के तभी जान पाएंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7.8 सबसे बड़ा है। ये देखते हैं। 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इसका जो औसत है ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए 70.2। इसमें 60 और 80 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं जैसे 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 1 2 3 4 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो इतना ही आएगा 70.2। आगे देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त की 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5/8। मूल भिन्न 5/8 है। आगे देखते हैं। मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 49। आगे देखते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2250 मीटर का पुल है। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जो है मीटर प्रति घंटा में चेंज किया है क्योंकि मीटर में निकाला है आंसर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ इसने 9000 मीटर पर घंटा कर लिया है, मीटर पर घंटा कर दिया है। और 15 मिनट को घंटे में बदलने पे ये आ जाएगा 0.25 घंटा। और दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है, तो 9000 गुणे
0.25। इसको करने पे ये 2250 मीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं। 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 20/3 दिन। आगे देखते हैं। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय 1260 रुपये का ऋण उतार देगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 375 रुपये की किस्त। आगे देखते हैं। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 रुपये होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो इसमें विषम का जोड़ा चुनना है। तो इसमें मेन जो रूल फॉलो किया गया है वो है बी से सी, मतलब +1 किया गया है। बी से सी, क्यू से आर। तो इसमें डी से ई और एस से टी। एफ के बाद आएगा +1 करने पे जी, यू के बाद वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यही फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन में से संबंधित संख्या को चुनना है? तो b × m किया गया है, तो b दूसरे नंबर पे आता है और m जो है ये 13वें नंबर पे आता है। तो 13 दूनी 26 यही दिया गया है। e 5वें पे और i का जो नंबर है वो है 9वां, तो 5 45। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। यदि शब्द कंपेयर के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तब प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन में अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से 5वां क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दाएं से 5वां एफ होगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्तिसंगत हैं। तो इसमें दिया है सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, जितने भी विंडो हैं वो सब दरवाजे हैं, डोर। सभी इमारतें दरवाजे हैं, फिर डोर के अंदर बिल्डिंग भी आ जाएंगी। सभी दरवाजे नाव हैं। अब इसमें डोर दिया है, सभी डोर नाव हैं, तो ये सब वोट के अंदर आ जाएंगे। अब इसका निष्कर्ष दिया है सभी खिड़कियां नाव हैं। तो जो पहला निष्कर्ष है सभी खिड़कियां नाव हैं, तो ये सही है, सभी खिड़कियां नाव हैं, क्योंकि ये सब जो है वोट के अंदर हैं। दूसरा दिया है सभी इमारत नाव हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत है क्योंकि सभी दिया है इसलिए ये सभी गलत है। तीसरा दिया है कुछ नाव दरवाजे हैं, तो कुछ नाव दरवाजे हैं क्योंकि इसमें पहले ही दिया है सभी दरवाजे नाव हैं, तो इसलिए ये कुछ नाव जो दिया है ये सही है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा जो है ये सही है, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें भी वही दिया गया है। इसके निष्कर्ष और कथन के बेसिस पे हम देखते हैं। तो इसमें पहला जो दिया है ये दिया है कुछ स्कर्ट बेंचें हैं, कुछ स्कर्ट जो है वो बेंचें हैं। कोई बेंच मेज नहीं है, तो जो टेबल वाली है वो दूर बनाएंगे, तो ये किसी से संबंध नहीं है। तो इसका जो हमारा
निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है कुछ स्कर्ट मेज हैं, कुछ स्कर्ट मेज हैं। तो ये तो गलत है क्योंकि ये इससे बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। दूसरा है कुछ बेंचें स्कर्ट हैं, तो ये सही है, ये थोड़ा सही है। कुछ बेंचें स्कर्ट हैं क्योंकि कुछ स्कर्ट बेंचें हैं, पहला दिया है कथन, इसलिए ये सही है। तीसरा दिया है सभी बेंचें स्कर्ट हैं, तो ये भी गलत है। कुछ मेजें स्कर्ट हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसमें केवल दूसरा ही सही है। आगे देखते हैं। यदि धन का अर्थ भाग है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ धन है और भाग का अर्थ ऋण है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। इसको धन की जगह भाग और ऋण की जगह गुणा रख के ये सारे ऑप्शन में देखना पड़ेगा, तब इसका सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो है वो बतानी है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसमें आएगा लुप्त संख्या की जगह 66। आगे देखते हैं। मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। अगर आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा? तो मिष्टी का जो जन्म दिवस है वो है 27 अप्रैल और दिन गुरुवार को है। तो अप्रैल जो है ये अप्रैल में 27 तारीख को है। तो अप्रैल 30 का मंथ होता है, तो 27 से 30 में कितने दिन बचे? 3 दिन। तो अप्रैल का 3 दिन हो गया। फिर मई में आते हैं। मई में 31 का मंथ होता है, तो 31 को हम 7 से जो है डिवाइड करते हैं, तो आएगा जो 31 का महीना होता है वो 7 से डिवाइड करने पे फिर उसमें 3 शेष बचता है, तो वही हमें काउंट करना होता है। तो मई का 3 दिन हो गया, फिर जून का 2 दिन होगा, जुलाई का जो है 3 दिन होगा, अगस्त का 3 दिन होगा और सितंबर का 2 दिन होगा। अक्टूबर का जो है वो 22 को है, 20 अक्टूबर को है, तो उसके पहले के लिए हमें लेना है, तो 20 के पहले लेना है, तो हम 20 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ अक्टूबर में 6 डेज आएगा। तो इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 22 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें शेष जो है 1 बचेगा। और 22 को जब 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 21 होता है, फिर इसमें 1 शेष आया। तो इसमें दिन अप्रैल वाले दिन गुरुवार दिया है, तो इसमें +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा सही आंसर शुक्रवार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। तो इसका हमारा सही जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ये आकृति छुपी हुई है। आगे देखते हैं। आलोक ने अपनी कार 300 मीटर दक्षिण दिशा में चलाई और दाएं मुड़कर 500 मीटर की दूरी तय की और वहां से बाएं मुड़कर 400 मीटर की दूरी पर गया और अंत में वह दाएं मुड़कर 600 मीटर चला। अब आलोक का प्रारंभिक स्थान उसके अंतिम स्थान से किस दिशा में है? तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आलोक जो है पहले 300 मीटर दक्षिण दिशा में चला, फिर 500 मीटर वह अपने दाहिने मुड़ा, फिर थोड़ी दूर चल के फिर वह 400 मीटर बाएं मुड़ा, फिर 600 मीटर वह दाहिने मुड़ा। तो यहाँ ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट, तो यहाँ से देखने पे इसका ये उत्तर पूर्व की दिशा में दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। 150
किलोमीटर की दूरी पर राजमार्ग के विपरीत स्थानों से 2 ट्रक चलते हैं। पहला ट्रक 25 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर चलता है या फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है और फिर मुख्य सड़क तक पहुंचने की दिशा में वापस ले जाता है। इस दौरान दूसरे ट्रक के माइनर ब्रेकडाउन के कारण वह राजमार्ग पर केवल 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस बिंदु पर 2 ट्रकों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, ये 150 में से ये जितनी दूरी चला है वही माइनस करने पे इसकी एग्जैक्ट दूरी निकल आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 65 किलोमीटर आएगा। आगे देखते हैं। पांच जिलों के समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है। तो अकबरपुर जो है ये है फतेहपुर से छोटा है। पलामू जो है, धनबाद जो है ये धनबाद पलामू से बड़ा है। फिर आगे दिया है बाराबंकी पलामू से बड़ा है। बाराबंकी पलामू से बड़ा है। तो इसका जो सही वो बनेगा पलामू, बाराबंकी और फतेहपुर, ऐसे बनेगा। तो इसमें फिर पूछा है कि कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, तो इसके हिसाब से हमारा कैसे इसको लिखेंगे। धनबाद जो है ये सबसे बड़ा होगा, फिर पलामू आएगा, फिर जो है बाराबंकी आएगा और फिर आएगा फतेहपुर, फिर आएगा अकबरपुर। तो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो होगा हमारा सी, धनबाद होगा सबसे बड़ा ज़िला। आगे देखते हैं। एक आदमी ने चित्र देखते हुए कहा, रूसी ने कहा, उनकी माँ मेरी माँ के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। रूसी किसकी तस्वीर देख रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेरे भाई की तस्वीर देख रही है। आगे देखते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वो मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। यदि एक निश्चित कोड में फिश को EHRG लिखा जाता है तो उस कोड में जंगल को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें बेसिकली जो किया गया है वो है F को 1 माइनस करके E लिख दिया गया, I को 1 माइनस किया है तो H, S को माइनस करके R और H को माइनस करके G लिखा है। उसी में J को अगर 1 माइनस करेंगे तो I आ जाएगा, U को माइनस करेंगे तो T, N को माइनस करेंगे तो M। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में पेंट को 74 128 लिखा जाता है और एक्सेल को 93 596 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें जो डिजिट दी गई है इसी को बस केवल पुट करनी है। तो एक्सेप्ट में जो है ए को 4 लिखना है, सी को 5, फिर सी को 5, 4 5 5 हो गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसमें सब में बेसिकली 3 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। जैसे 2 इंटू थ्री किए हैं तो 6 आया, +1 कर दिए तो 7 आ गया। फिर 7 इंटू 3 21 आया, +1 कर दिए तो 22 आ गया। इसी हिसाब से फिर यहाँ पे करेंगे 67 इंटू 3 तो आएगा 201, +1 करेंगे 202। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं।
एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसमें जो दिया गया है 10, सब में से बाद में 10 × 6 किया गया है, 10 × 6 + 7 कर दिए हैं, तो ये 67 हो गया है। तो ऐसे अब आगे जो आया 67, तो 67 में अब 6 के बजाय 5 करेंगे, तो 5 इसको करेंगे, फिर प्लस इसमें 7 के बजाय 6 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 341। फिर इसमें 341 जो है 341, अब इसमें इंटू 5 की जगह 4 करेंगे और अब इसमें +5 करेंगे 6 की जगह, तो ये आ जाएगा 1369। अब ये जो 1369 है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में 3 करेंगे और करेंगे 4 ऐड, तब ये आ जाएगा 4111। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देख कर वो सबसे ज़्यादा ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। आगे देखते हैं। संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेषक, संदेश, फिर पाने वाला। आगे देखते हैं। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेषक और ग्राही दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आगे देखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही संस्कृति परिवेश में होने चाहिए, परिवेश के होने चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल है? प्राचल मीन्स पैरामीटर होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृष्ठपोषण और फीडबैक, पृष्ठपोषण फीडबैक। आगे देखते हैं। समस्या समाधान के विभिन्न स्तर नीचे दिए गए हैं, तो कूट के माध्यम से हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा जो होगा वो आएगा पहले समस्या चिन्हित करना, फिर पहला आएगा संबंधित सूचना एकत्रित करना, फिर सूचना का विश्लेषण करना, फिर विकल्पों का विकास करना और लास्ट में चरणों का मूल्यांकन करना। आगे देखते हैं। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चयनात्मक भंडारण। आगे देखते हैं। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलन विधि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन निर्णयन प्रक्रिया में अविकल्प अवस्था के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संभव कार्य दिशाओं के खोज, विकास और विश्लेषण करना। अगला है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तर्कणा का अंतिम सोपान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यापन। आगे देखते हैं। दूर संचार का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यांत्रिक संप्रेषण करना। यांत्रिक संप्रेषण का दूर संचार एक यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। आगे देखते हैं। आप एक जिले के पुलिस प्रमुख हैं। आप
आपके पास एक व्यक्ति सत्ता पक्ष से संबंधित एक विधायक की शिकायत लेकर आता है कि अमुक विधायक हमारी ज़मीन को कब्जाना चाहता है और थाने के यशो विधायक से मिलकर हमें उल्टा विधायक की मर्जी अनुसार समझौते के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप इन सब परिस्थितियों में क्या करेंगे? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आप शिकायतकर्ता की शिकायत की विशेष नियुक्त अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने के बाद कोई कदम उठाएंगे। आगे देखते हैं। एक सिनेमा हॉल में आपकी सीट के ठीक बगल में आपके उच्चाधिकारी भी आपको बैठे मिलते हैं, तो आप इस अवस्था में क्या करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनेमा के बारे में ही उच्चाधिकारी से कुछ वार्ता करेंगे। आगे देखते हैं। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, नियंत्रण। आगे देखते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खराब श्रवण। अगला है, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक। अगला है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शर्मीलापन। आगे देखते हैं। सामाजिक रूप से उचित निर्णय लेने में सहायक विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परानुभूति। अगला देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें कौन सा तर्क दोष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थांतर। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।